हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था मार्केटिंग के सामान्य परिचय के बारे में, मार्केटिंग की विशेषताओं के बारे में और मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं उन पे अपन ने चर्चा कर ली। और जिसने भी जो लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो इस चैनल पे जाके कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड विद रेखा कशवा के जो चैनल है उस पर जाके आप देख सकते हो। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, आज अपना 4th पार्ट स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑन रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये अपना मार्केटिंग चल रहा था, ठीक है। मार्केटिंग में देखिए, ये मार्केटिंग है, अलग अलग प्रोडक्ट हैं ये, जैसे ये अपने जो घरेलू प्रोडक्ट होते हैं वो हैं, और ये जो नॉर्मली खाने पीने के जो पदार्थ हैं प्रोडक्ट हैं वो है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी खाने पीने के वो सेम है। अब आज का जो मेन अपना कॉन्सेप्ट, अपना टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा विपणन मिश्र, ठीक है। विपणन, इसमें से क्वेश्चन आता है दोस्तों, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछली बार भी पूछा, जैसे 2018 की जो एग्ज़ाम हुई उसमें, और उससे जस्ट पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विपणन मिश्र या मार्केटिंग मिक्स, यानी मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए दोस्तों, कहता है विपणन मिश्र विभिन्न दरों से मिलकर बनता है। यानी विपणन मिश्र का मतलब भी क्या होता है भाई, मिलकर बनना। तो विपणन मिश्र क्या है कि विभिन्न दरों से मिलकर बनता है, मतलब इसमें विभिन्न दरें क्या होती हैं, शामिल होती हैं, जो 4 PS यानी जिसको 4 PS बोलते हैं, 4 PS, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध है। जो इस प्रकार, अब इन 4 PS का मतलब क्या होता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो 4P हैं, इन 4P का अलग अलग मीनिंग है। तो अलग अलग में जो पहला मीनिंग है वो है प्रोडक्शन, यानी आप जैसे फर्स्ट P मान सकते हो कि भाई पहला जो P है उसका आप क्या अर्थ निकालोगे। तो फर्स्ट जो P है उसका आप क्या अर्थ निकालोगे, प्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले P में आपकी क्या शामिल हो जाएगा, प्रोडक्शन। दूसरा जो P है उसमें क्या शामिल हो जाएगा, प्राइस। तीसरे में पैलेस और चौथे में प्रमोशन। आप इनको इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंग्लिश तो आती है ना। तो सबसे पहले विपणन मिश्र में क्या शामिल है, प्रोडक्ट, फिर उसकी प्राइस, फिर उसका स्थान और फिर उसका प्रमोशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस और प्रमोशन। अगर आपको पैकेजिंग दे रखा हो ऑप्शन में तो पैकेजिंग इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं कि विपणन मिश्र में निम्न में से शामिल है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें पैकेजिंग नहीं आएगा, बस ये 4 आएंगे इसमें। एक तो प्रोडक्ट आएगा अपना, उसकी प्राइस आएगी, फिर उसका पैलेस और फिर उसका प्रमोशन, ठीक है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इनमें। जैसे जो प्रोडक्ट होता है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, ठीक है, तो उस पर अपन बात करते हैं। तो जो आपका उत्पाद मिश्र बोल दो इसको या प्रोडक्ट बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो उत्पाद की गुणवत्ता, कि भाई उस उत्पाद की क्या गुणवत्ता होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी। नए उत्पाद, जितने भी नए आप अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो वो आ जाएंगे। अनुरूपण एवं विकास, इसका अनुरूपण करना और उसका विकास करना, और इस जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग करना और उसकी लेबलिंग करना, और जो प्रोडक्ट आपका उसको क्या करना, ब्रांड नेम देना, यानी उसकी ब्रांडिंग करना। फिर प्राइस में क्या आएगा, प्राइस में आपका प्राइस यानी डिटर्मिनेशन आ जाएगा, कि जो मूल्य निर्धारण है वो करना, कि कितना आप एक प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो या सेल कर रहे हो, मार्केटिंग करोगे, उसका क्या मूल्य होगा, तो मूल्य निर्धारण आ जाएगा। और लाभ की सीमा, आप उस पर कितना लाभ कमाओगे, मूल्य रणनीति, और आपकी जो मूल्य है उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, मूल्य परिवर्तन, अगर मूल्य में कोई चेंजमेंट करना है तो उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर आता है अपना स्थान में क्या क्या आएगा, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए ना इनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो स्थान में आ जाएगा वितरण के माध्यम, कि आप किस माध्यम से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कैसे बांटोगे, इसको कैसे पहुंचाओगे। मध्यस्थों का चयन, स्थान में और कौन कौन आ जाएंगे, मध्यस्थ की, कौन कौन मध्यस्थ होंगे। और वितरण प्रचार आप कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रचार आप कैसे करोगे। परिवर्तन में क्या आ जाएंगे, प्रमोशन अपना हो जाएगा। इसमें देखो पहला अपना क्या शामिल हो जाएगा, परिवर्तन मिश्र, ठीक है। परिवर्तन, ये प्रमोशन मिश्र, ये इसी का पार्ट है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। इसमें
एक तो आ जाएगा जैसे विज्ञापन है तो एडवर्टाइजमेंट से आप प्रमोशन कर सकते हो। प्रमोशन का मतलब है कि आपको अपनी सेलिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है तो विज्ञापन से बढ़ा दोगे, या फिर आप विक्रय से बढ़ा दोगे, या फिर विक्रय प्रवर्तन से बढ़ा दोगे, या फिर जनसंपर्क से बढ़ा दोगे। मतलब जन से आप संपर्क करके, लोगों से संपर्क करके आप अपने प्रमोशन को बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इनमें ये चीज़ शामिल होंगी भाई। जो आपका मार्केटिंग मिक्स है या जो विपणन आपका मिश्र है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो आपको पता है इसमें कितने तत्व शामिल किए गए हैं, 4P। ठीक है, और 4 जो P हैं इसमें भी क्या क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए इसमें एक एक की अपन डिटेल्ड चर्चा करते हैं। तो पहला इसमें आता है अपना उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद का अर्थ है वस्तु, सेवा अथवा अन्य कोई पदार्थ जिसका मूल्य है, जिन्हें बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी वस्तु, क्योंकि प्रोडक्ट से तो अपन सामान्य अर्थ वस्तु से लगाते हैं कि भाई जैसे आपने कहा कि हम प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया है कि उसमें वस्तु की बात की जा रही है, वस्तु से रिलेटेड बात हो रही है। तो उसमें या तो कोई वस्तु आ जाएगी, वस्तु नहीं आएगी तो उसके अलावा क्या शामिल हो सकती है उसमें? सेवा। या तो कोई वस्तु आ जाएगी प्रोडक्ट में, या फिर कोई सेवा आ जाएगी, या अन्य कोई पदार्थ जिसका मूल्य हो, या अन्य कोई भी पदार्थ जिसका क्या होता है, कुछ न कुछ मूल्य होता है, जिन्हें बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तावित किया जाता है। मतलब कोई वस्तु होगी, सेवा होगी, कोई पदार्थ होगा जिसका कोई मूल्य होगा, जिसे बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तावित किया जाता है, मतलब बेचने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है या खरीदने के लिए ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें है कि किस जो कंपनी है उनके अलग अलग उत्पाद हैं, तो अपन बात करते हैं उन कंपनियों के उत्पाद की। तो उदाहरण में देखिए इसमें टाटा कंपनी के उत्पाद, एक जैसे कंपनी है उसके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी के अलग अलग उत्पाद होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी का एक ही उत्पाद हो, अन्य उत्पादों का वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती है आराम से। जैसे टाटा कंपनी की बात की है तो टाटा स्टील, तो स्टील का भी ये कार्य कर सकती है। टाटा ट्रक, टाटा नमक, ठीक है, बड़ी संख्या में अन्य उत्पाद और भी हो सकते हैं टाटा के नाम से। तो टाटा के नाम से ही कितने भी प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर सकती है। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही जो प्रोडक्ट है उस पर काम करेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। ये अलग अलग जो प्रोडक्ट है उन पे काम कर सकती है, बस कंपनी का उसमें क्या होगा, वो कंपनी का नाम होगा। तो जैसे टाटा है, टाटा कंपनी के टाटा स्टील है, ट्रक है, नमक है, बड़ी संख्या आदि, ये सारे किस में आएंगे? प्रोडक्ट में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट इजिस है, जैसे अपन डेली प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। उत्पाद से अभिप्राय यानी प्रोडक्ट से अभिप्राय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर उनको प्रदान करने के लिए कुछ लाभों से भी है। उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं उनको, क्योंकि भाई प्रोडक्टर जो होता है उसको खुद को तो कोई वस्तु उपयोग में लेनी नहीं है, उसको तो क्या करता है कि करना है कि जो उपभोक्ता होते हैं उनको ध्यान में रखकर, उनकी जो आवश्यकता है, उनकी रुचि है, उनकी इच्छा है, तो उनको ध्यान में रखकर वो क्या करेगा, उनको प्रदान करेगा। ठीक है, प्रदान करने के लिए कुछ लाभों से भी है, रखकर उनको प्रदान मतलब प्रदान करेगा और साथ में वो क्या करेगा, कुछ न कुछ तो लाभ तो कमाएगा। ये तो है नहीं कि भी कोई फ्री में सेवा दे रहा है या अपने को फ्री में सेल कर देगा, क्योंकि उसको वो कुछ न कुछ लाभ कमाने के लिए तो कार्य कर रहा है ना। तो वो क्या करेगा, उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर उनको वस्तुएं प्रदान करेगा, प्रोडक्ट प्रदान करेगा और साथ में क्या करेगा, कुछ लाभ भी कमाएगा। उत्पाद में इसका विस्तार भी सम्मिलित है। अब ये नहीं कि बस इसमें उत्पाद अकेला अकेला शामिल है, इसमें इसका विस्तार भी शामिल है। विस्तार का मतलब क्या होता है, अर्थात ग्राहकों को बिक्री के बाद, मतलब जैसे ग्राहक को आपने क्या कर दी, बिक्री कर दी, किसी प्रोडक्ट की सेल कर दिया, और उसके बाद की सेवाएं, मतलब उसके बाद भी जो सेवा है ना वो आपकी इसमें शामिल होगी। जैसे सेवाओं में क्या होगा, जैसे शिकायतों को दूर करना। अभी नहीं कि ठीक है, पहले जैसे कॉन्सेप्ट चलते थे सेलिंग का कॉन्सेप्ट अपन ने कल पढ़ा था, उसको कोई मतलब नहीं होता था, वो सीधा क्या करता, बस वस्तुओं को बेच देता, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं सेल करनी होती थी, बेचनी होती थी और उसको प्रॉफिट कमाना होता था। लेकिन जी ये जो कॉन्सेप्ट आया था अपना मार्केटिंग, इसमें क्या हुआ, इसमें इस चीज़ को चेंज किया गया कि भाई आप एक सेल का कार्य मत करो। अब सेल तो कर रहे हो, लेकिन जो कस्टमर है वो संतुष्ट नहीं हो रहा, वो शिकायतें लेकर आ रहा है, उसको जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसमें धोखाधड़ी की जा रही है, मिलावट की जा रही है, उससे वो संतुष्ट नहीं है, उसके लिए वो फायदेमंद नहीं है। तो ये सारी की सारी क्या उसकी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का समाधान नहीं होता था। लेकिन जो जैसे ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया तो इसमें क्या इसका समाधान होने लगा। भाई ग्राहक को कोई भी शिकायत है प्रोडक्ट से संबंधित, या उसके सामने कोई समस्या आई, या फिर जो प्रोडक्ट लेके गया उसमें किसी भी प्रकार की कुछ खराबी वगैरह, तो उन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए इस अवधारणा को काम में लिया गया। ठीक है,
तो देखिए कि ग्राहक को बिक्री कर दी और उसके बाद की जो सेवाएं जैसे शिकायतों को दूर करना, अतिरिक्त मशीन पुर्जों को उपलब्ध कराना आदि सुविधाएं दी जाती हैं। मतलब कि जैसे आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया तो सेल करने के बाद भी जो ग्राहक को सेवा प्रदान करते हो वो सारी की सारी किस्में आती हैं उत्पाद के विस्तार में। ठीक है, तो उत्पाद के विस्तार में आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछ ले बाय द वे, उत्पाद के विस्तार में क्या शामिल होता है, निम्न में से किसको शामिल किया जाता है। तो उत्पाद में जो ग्राहक को बिक्री करने के बाद जो सेवा दी जाती है उसकी समस्याओं का, शिकायतों को दूर किया जाता है, उसको अतिरिक्त मशीन पुर्जे यानी कि उसको अतिरिक्त प्रोडक्ट भी आप क्या करवा सकते हो, उपलब्ध करवा सकते हो, अन्य सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया उत्पाद का विस्तार। ठीक है दोस्तों, इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टफ नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। व्यवहारिक के जैसे अपन काम में लेते हैं, व्यवहार में जो प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उनसे रिलेटेड ये इन सभी का उपभोक्ता स्थायी उत्पादों के विपणन में जैसे ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेटर आदि के विपणन में बहुत महत्व है। अभी बोल रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, जैसे ग्राहक को सेल्स के बाद भी सुविधाएं यानी कि फैसिलिटी दी जा रही है, तो ये कौन से प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी काम की है, जैसे कोई ऑटोमोबाइल का है, रेफ्रिजरेटर का है, इनमें क्यों दी जाती है, क्योंकि ये जो जैसे ऑटोमोबाइल अपना और रेफ्रिजरेटर ये क्या ख़राब हो जाते हैं और इनमें क्या कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। तो देखो आजकल अपन जैसे मोबाइल खरीद के लाए, तो मोबाइल जैसे खरीद के लाते हैं तो उस जैसे कंपनी अपने को एक स्लिप देती है बना के, भाई आप जैसे 1 साल की गारंटी, 2 साल की गारंटी, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है तो आप यहाँ शिकायत लेके आ सकते हो, हम रिपेयरिंग कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो वो कंपनी अपने साथ क्या करती है, एक तरीके का वो अपने को वो सुविधा देती है, अपनी शिकायतों का निवारण करती है। तो अपन जाके फिर उसको उसी कंपनी के पास जाके जो फिर रेफ्रिजरेटर होता है या अपना मोबाइल वगैरह या जो भी कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो फिर अपन उसको चेंज करवाने के लिए या उसकी रिपेयरिंग करवाने के लिए उसी कंपनी के पास लेके जाते हैं। तो यही तो सुविधा है, पहले ये सुविधा नहीं थी, ले आए तो ले आए, कोई चेंजमेंट नहीं है, कोई रिपेयरिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता था सेलिंग कॉन्सेप्ट जब चलता था। लेकिन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया तो ये अपने को बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो उत्पाद जैसे कोई स्थायी उत्पाद खरीद के लाता है तो उसमें ये समस्याएं आती रहती हैं, तो उनको उन समस्याओं के समाधान के लिए ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। उत्पाद के संबंध में किए जाने वाले निर्णय, जैसे उत्पाद के संबंध में आप क्या क्या निर्णय करोगे, भाई उस उत्पाद का रूप आकार क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, उसकी लेबलिंग कैसे होगी, उसके ब्रांड के संबंध में होते हैं। मतलब उत्पाद के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं कि भाई जो एक आप उत्पाद बना रहे हो उसमें उसका उत्पाद का रूप आकार कैसा होगा, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसकी लेबलिंग कैसी होगी, उसका ब्रांड कैसा होगा, तो ये सारी के सारी किसमें आएंगे, उत्पाद वाले में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपना सेकंड नंबर का इसमें कॉन्सेप्ट आता है मूल्य। एक पे तो अपने बात कर ली, अब सेकंड नंबर का अपना आएगा इसमें मूल्य। तो मूल्य पे डिस्कस करना, मूल्य क्या होता है कि जैसे आप किसी वस्तु को खरीद के लाते हो तो उसके बदले में जो आप चुकाते हो, यानी ग्राहक के द्वारा किसी वस्तु के बदले में चुकाई गई राशि क्या कहलाती है, मूल्य। तो मूल्य को इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि भाई जिससे कस्टमर को भी क्या नुकसान नहीं हो और जो प्रोडक्टर है उसको भी या जो सेलर है उसको भी नुकसान नहीं हो, उसको भी फायदा हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए मूल्य का निर्धारण वगैरह किया जाता है, उससे संबंधित चेंज कोई परिवर्तन करना है, कुछ करना है, वो सारे के सारे डिसीजन इसी में लिए जाते हैं। तो देखिए मूल्य क्या होता है, मूल्य वैसे तो आपको पता ही है, क्योंकि कोई भी जैसे वस्तु अपने खरीद के लाते हैं तो उसका मूल्य को कुछ ना कुछ तो अपने को चुकाना ही पड़ता है, तो वही मूल्य होता है। मूल्य वह राशि है जिसका भुगतान ग्राहक द्वारा उत्पाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, जैसे आप उत्पाद प्राप्त करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, भुगतान। अधिकांश उत्पादों की मांग की मात्रा को उसका मूल्य प्रभावित करता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उनकी मांग की जो मात्रा है ना वो उसके मूल्य को प्रभावित करती है। क्यों कभी कभी क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है उसकी जैसे मांग बढ़ गई, ठीक है, जैसे उसकी डिमांड बढ़ी तो उसकी कीमत भी क्या है, बढ़ जाएगी। जैसे उत्पाद की मांग कम हुई तो उसका मूल्य भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये उसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो उत्पादों की जो मांग की मात्रा है वो उसको मूल्य को प्रभावित करती है। तो इन दोनों का क्या संबंध होता है। और फिर आगे देखिए करते हैं, विपणनकर्ता को न केवल मूल्य निर्धारण के उद्देश्य के संबंध में, जो विपणनकर्ता होता है ना उसको केवल मूल्य निर्धारण के उद्देश्य के संबंध में निर्णय लेना होता है, बल्कि ये एक निर्णय नहीं लेना है कि केवल उसको मूल्य निर्धारण करना है, इसके अलावा भी और निर्णय होते हैं। बल्कि मूल्य निर्धारण तत्वों का विश्लेषण कर
कि मूल्य जो निर्धारण तत्व है उनका वो क्या करेगा, विश्लेषण कर फर्म के उत्पादों का मूल्य भी निर्धारित करना होता है। यानी कि वो क्या करेगा भाई, केवल ये नहीं है कि हाँ अपन सोच रहे हैं कि हाँ बस विपणनकर्ता का तो कार्य केवल मूल्य निर्धारण करना होता है कि किसी प्रोडक्ट का क्या मूल्य होगा, नहीं, इसके अलावा भी होता है कि जो मूल्य निर्धारण तत्व है उनका विश्लेषण भी करना होता है, कर फर्म के जो उत्पाद है उनका मूल्य निर्धारित करना होता है, वो उनका एनालिसिस भी करेगा। एनालिसिस करने के बाद वो क्या करेगा, उसका मूल्य निर्धारित करेगा। ठीक है दोस्तों, ग्राहक एवं व्यापारियों को दी जाने वाली छूट पर उधार की शर्तों का फैसला भी लेना होता है कि भाई जैसे आप मूल्य डिसाइड कर रहे हो, तो जैसे किसी प्रोडक्ट का आप जैसे 10 रुपये डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, अब 10 रुपये डिसाइड कर रहे हो तो इसमें आप ग्राहक को जैसे 2 रुपये की छूट देना चाहते हो तो वो शामिल होगा। आप उधार की शर्तों पे बेचना चाहते हो, ठीक है, तो वो इसमें शामिल होंगे, तो उन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ग्राहक के व्यापारियों को दी जाने वाली छूट या उधार की शर्तों का फैसला भी लेना होता है। कीमत उत्पाद की उपयोगिता से मेल खाती है। ओके, फिर आता है अपना 3rd नंबर का आता है अपना पैलेस। पैलेस में क्या क्या शामिल होता है, तो पैलेस में अर्थार्थ वस्तुओं के वितरण में निर्दिष्ट उपभोक्ताओं को फर्म के उत्पाद को उपलब्ध कराने की क्रियाएं सम्मिलित होते हैं। भाई पैलेस या स्थान का मतलब है कि आप जो जहाँ से प्रोडक्ट बना रहे हो वहाँ से लेकर जो कस्टमर है उस तक आप वस्तु को कैसे पहुँचाओगे, इसके लिए आपके पास क्या क्या माध्यम होंगे, ठीक है, या क्या क्या आपके पास साधन होंगे। तो साधनों के बारे में, मध्यस्थों के बारे में, उनके बारे में इसमें डिसीजन लिया जाता है। तो इस संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के वितरक हैं अथवा मध्यस्थ का चयन है कि क्या आप कैसे वितरण करोगे और आपके मध्यस्थ कौन कौन से होंगे, मध्यस्थों को आप क्या क्या छूट दोगे, परिवर्तन अभियान कैसे चलाओगे, फिर इसके द्वारा समर्थन प्रदान करना और किस तरीके से आप समर्थन प्रदान करोगे, तो ये इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। फिर आता है आपका इसके बदले मध्यस्थ फर्म के उत्पादों का संग्रहण करते हैं, क्योंकि उनको अपन कुछ छूट वगैरह देंगे, फिर उनको अपनी पॉलिसी बताएंगे, तो मध्यस्थ क्या करेंगे, फर्म में जो उत्पाद है उनका संग्रहण करेंगे, मतलब उनका स्टोर करके रखेंगे, उन्हें संभावित ग्राहक को दिखाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, जो संभावित ग्राहक होते हैं उनको वो क्या करेंगे, दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्टोर कर रखा है। ग्राहकों से मूल्य तय करते हैं और ग्राहकों से पूछेंगे भाई हाँ आप कितने रेट तक क्या वस्तु लेना चाहते हैं, तो ग्राहकों से मूल्य तय करते हैं। विक्रय को अंतिम रूप प्रदान करते हैं और सेलिंग को क्या करते हैं, अंतिम रूप प्रदान करते हैं, तथा बिक्री के पश्चात भी सेवाएं प्रदान करते हैं, और ये बिक्री के पश्चात भी क्या सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। तो बिक्री के पश्चात की जो सेवाएं हैं वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। फिर आता है अन्य क्षेत्र जिसके संबंध में निर्णय लिए जाते हैं, वे है स्टॉक का प्रबंधन। चलो ये तो सारे हो गए भाई, बिक्री के बाद की सेवाएं देना, बिक्री करना, उससे पहले के जो कार्य, उसके बाद भी क्या होता है कि स्टॉक का प्रबंधन भी किया जाता है कि आप किस तरीके से स्टोर करोगे, कहाँ करोगे, कितना करोगे, उसका संग्रहण कैसे करोगे, उसका भंडारण कैसे करोगे, वस्तु तथा उनके उत्पादन से स्थान से उपभोक्ता के स्थान को ले जाना। यानी कि इसमें जो स्थान है उसमें क्या आएगा कि वस्तु और जो सेवा है उसको उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक ले जाना, या आपका क्या है, स्थान में शामिल हो जाएगा। ओके, अब जो अपना नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट है इसका ये कॉन्सेप्ट अपना विपणन जो मिश्र है उसका लास्ट कॉन्सेप्ट है परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है, प्रमोशन। प्रमोशन का मीन्स होता है कि आप एक प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटी करोगे, कौन कौन से कार्य करोगे। भाई आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, तो आप अकेले तो ये नहीं कि ठीक है प्रोडक्शन कर लिया और दुकान से आ जाएंगे ले जाएंगे जहाँ से प्रोडक्ट, ऐसा तो है नहीं। मतलब लोगों तक उसकी सूचना देनी होगी, लोगों तक उसको पहुँचाना होगा, इसके लिए आपको अलग अलग माध्यम में काम में लेने होंगे, एक माध्यम से काम नहीं चलेगा। तो देखिए परिवर्तन में क्या आता है कि वस्तु एवं सेवाओं के परिवर्तन में जो क्रियाएं सम्मिलित हैं वे हैं उत्पाद की उपलब्धता, कि आप उत्पाद को कैसे उपलब्ध करवाओगे, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका गुण क्या होगा आदि को लक्षित उपभोक्ता के समक्ष रखना। इन सब को आप क्या करोगे, भाई जो उत्पाद है उस अगर अब वो आपके पास पड़ा है तो उसको आप रखोगे, उसके रंग रूप उसके गुण के बारे में आप उनको अवगत करवाओगे, इसके उससे इस क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करोगे, आप उस प्रोडक्ट को दिखाओगे। देखिए कभी कभी अपन प्रोडक्ट खरीदने मार्केट में जाते हैं, तो जैसे अपन कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, जैसे कपड़े खरीदने गए, तो कपड़े खरीदने के साथ साथ वो क्या करेगा, अपने को अन्य प्रोडक्ट भी दिखाना शुरू कर देता है कि देखिए आप ये देखिए, ये देखिए, ये बाज़ार में नया है, इसमें ये क्वालिटी है, इसका ये रंग अच्छा लगता है। तो वो अलग अलग प्रकार से वो अपने को क्या करेगा, खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा कि अपन किसी भी तरीके से उसके प्रोडक्ट को खरीद लें। तो अधिकांश विपणन संगठन कई प्रकार की बिक्री परिवर्तन क्रियाएँ करते हैं। तो अधिकांश जो
संगठन, विपणन संगठन होते हैं वो बिक्री परिवर्तन यानी विक्रय को बढ़ाने के लिए क्रियाएं करते हैं तथा इस पर भारी राशि भी व्यय करते हैं। भारी राशि तो इनको खर्च करनी पड़ेगी भाई। जैसे एक कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बेचना तो उसको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट। आजकल तो एडवर्टाइजमेंट का इतना महत्व है कि अगर सोचो एक बार एडवर्टाइजमेंट नहीं होना तो पूरा व्यवसाय जगत है ना खतरे में आ जाए। तो एडवर्टाइजमेंट इतना खतरनाक तरीके से होता है, एडवर्टाइजमेंट से चीज़ें बिकती भी बहुत हैं। तो ये उनका क्या होता है, भारी हथियार होता है और इससे वो क्या करते हैं, भारी राशि इस पर व्यय करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो व्यय करते हैं तो फिर वो अपने कोई उसमें से राशि, अपने वाली राशि में जोड़ते हैं, अपने से वो वसूल भी करते हैं। इसके कई माध्यम हैं। तो ये बोला कि प्रमोशन करने की, वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के कौन कौन से माध्यम हैं। तो इसमें देखो विज्ञापन आता है, विज्ञापन तो फर्स्ट नंबर पे ही है। फिर व्यक्तिगत विक्रय, आजकल क्या है कि जैसे पर्सनल सेलिंग भी होने लगी। अब आप देखते हो कि जैसे कोरोना का टाइम आया तो इस टाइम तो बहुत ज़्यादा होने लगी। कैसे होने लग गई, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा पाते थे, मार्केट नहीं जा पाते थे। ठीक है, तो वो क्या करने लग गए कि लोग घर घर गलियों में और या एक पर्टिकुलर स्थान पर आकर लोग क्या करने लग गए, वस्तुओं की सेलिंग करने लग गए। और पहले भी, इससे पहले भी लोग क्या है कि पर्सनली अपने घरों में कुछ आइटम लेके आते थे, फिर वो सेल करते थे, अपन उनको पसंद करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट तो पहले से चला हुआ है। तो व्यक्तिगत विक्रय यानी कि पर्सनल सेलिंग भी इसमें शामिल है। फिर बिक्री संवर्धन, बिक्री को बढ़ाने के लिए अपन अलग अलग विधियां काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो बिक्री संवर्धन की अन्य जो विधियां वो इसमें शामिल हो जाएंगी। अन्य विधियों में क्या भाई, बिक्री संवर्धन में जैसे ये तो चलो विज्ञापन आपने दे दिया, फिर आप व्यक्तिगत विक्रय भी आपने कर दिया, प्रचार कर दिया। उसके अलावा जैसे कोई कस्टमर है वो आपकी शॉप पे कुछ खरीदने आता है तो उसको मूल्य में आप क्या कर दोगे, कटौती दे दोगे, या उसको मुफ्त कुछ चीज़ें आप मुफ्त नमूने के रूप में आप उनको दे देते हो। जैसे कुछ डिस्काउंट वगैरह देते हो, कुछ फ्री सैंपल देते हो। तो इससे क्या है कि कस्टमर आकर्षित होता है, वो खुश होता है, फिर वो आपकी दुकान का पर्टिकुलर कस्टमर बन जाता है। ठीक है, विपणन की सफलता इस पर निर्भर करेगी इन तत्वों का कितनी भली भांति मिश्रण किया जाए। और जो आपकी विपणन की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करेगी, किस बात पर, कि इन तत्वों का कितनी भली भांति मिश्रण किया जाए। कि जो अभी अपन ने ऊपर जो 4 तत्व पढ़े हैं ना, इन तत्वों का कितना मतलब अपन इनको फॉलो कर रहे हैं कि किया जाए कि ग्राहक के लिए इनका महत्व बढ़ जाए। कि अपन इनको किस तरीके से इनको ऐसे प्रस्तुत करें जिससे कि ग्राहकों के लिए इनका महत्व बढ़ जाए, साथ ही उनकी बिक्री व लाभ कमाने का जो उद्देश्य है वो भी क्या इससे पूरा हो जाए। फिर ऐसे फर्म के सामने समस्या इस बात की है भाई, सॉरी बीच में क्या कहा, चलिए। ऐसे में फर्म के सामने एक समस्या होती है। तो फर्म के सामने क्या समस्या आती है, फर्म के सामने समस्या इस बात की होगी कि दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तत्वों का प्रभावी योग कौन सा होगा। यानी कि फर्म के सामने समस्या इस बात की आती है कि दिए गए जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए तत्वों का प्रभावी योग कौन सा होगा, कि कौन सा जो तत्व है उसका प्रभावी योग इनको क्या है, फायदा देगा। क्योंकि ये एक समस्या ही है उनके सामने। अब देखिए उत्पाद का वापस से इनका वर्गीकरण वगैरह आएगा तो अपन उत्पाद के वर्गीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। उत्पाद अनेक उपयोगिताओं का समूह है। जो उत्पाद है वो क्या है, अनेक उपयोगिताओं का समूह है। क्योंकि मान लो कि अगर लोगों को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, उस वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं होगी तो कोई उस प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। तो इसकी ये क्या उत्पाद क्या है, अनेक उपयोगिताओं का समूह। इस चीज़ को याद रख लेना थोड़ा सा कि अनेक उपयोगिताओं का समूह क्या होता है, उत्पाद। जिसका क्रय उसकी कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि की क्षमता के कारण किया जाता है। कि क्रय क्यों, अपन प्रोडक्ट का क्रय क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी क्रय करने के पीछे ये होता है कि जिस उससे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि पूरी होती है, नहीं अपनी आवश्यकता पूरी होती है, अपनी इच्छा पूरी होती है। ठीक है, तो ये उत्पाद क्या करता है, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। एक क्रेता किसी वस्तु अथवा सेवा को इसलिए क्रय करता है क्योंकि यह उसके लिए उपयोगी है। क्योंकि कोई प्रोडक्ट अपने लिए उपयोगी है तभी तो अपन कर रहे, बिना उपयोगी तो ये नहीं कि घर को लाके भर दिया, ठूस के अलग अलग प्रकार के आइटम खरीद के, प्रोडक्ट खरीद के लाए, ऐसा नहीं है। जो वस्तु अपने लिए उपयोगी होगी वही अपन मार्केट से क्रय करेंगे, अथवा उसे यह कुछ लाभ पहुंचाती है, या उसको क्या है कि या तो उसके लिए उपयोगी, क्योंकि उपयोगी है तभी उसको क्या फ़ायदा दे रही है। ठीक है, तो उसके लिए उपयोगी है, उसको फ़ायदा दे रही है तभी वो खरीद के लाता है। फिर आता है कि किसी उत्पाद के क्रय से ग्राहक को 3 प्रकार के लाभ होते हैं। कोई भी उत्पाद अगर आप खरीद के लाते हो तो उससे आपको यह 3 प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए तो आप उस प्रोडक्ट को क्रय करके ला रहे हो तो आपको 3 प्रकार के लाभ होंगे। कैसे कैसे,
कार्यात्मक लाभ कि भाई जैसे किसी कार्य में आपको उसको काम में लेना है, किसी भी कार्य के लेके आए हो, जैसे आप पे कॉपी है तो कॉपी आप नोट्स बनाने के लिए लाए हो, तो उससे आपका क्या कार्यात्मक लाभ हो रहा है कि आपके कार्य में वो आपको क्या कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। एक उससे क्या कि मनोवैज्ञानिक लाभ, यानी आपका जो दिमाग है उसको संतुष्टि मिलेगी। कैसे कि भाई जैसे आपके पास पहले कॉपी नहीं थी, आप परेशान हो रहे थे, अब आ गई तो आप आराम से नोट्स बना रहे हो, आराम से याद कर रहे हो, वो आपको फायदा दे रही है। तो मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी रूप से भी वो आपको प्रॉफिट दे रही है। एक सामाजिक लाभ, फिर जैसे आप एग्जाम वगैरह देते हो या फिर आगे वो आपको एक समाज में रेपुटेशन दिलाएगी, आपको वो आगे सामाजिक रूप से भी फायदा देगी। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको अगर एक ग्राहक खरीद के लाता है तो आपसे पूछ ले, अगर कोई प्रोडक्ट है उसको कोई ग्राहक खरीद के लाता है तो उससे कितनी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, तो उसे 3 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कार्यात्मक लाभ होता है, मनोवैज्ञानिक लाभ होता है और सामाजिक लाभ होता है। ऑप्शन में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे उत्पाद के क्रय करने से ग्राहक को निम्न में से लाभ प्राप्त होते हैं या नहीं होता है। ये नहीं पूछ लेंगे, जैसे 3 है तो एक अलग दे देंगे। जैसे लाभ प्राप्त नहीं होता है तो पहला दे देंगे कार्यात्मक लाभ, फिर मनोवैज्ञानिक लाभ, फिर सामाजिक लाभ, फिर आर्थिक लाभ। ठीक है, तो ये इसमें क्या आ जाएंगे, कार्यात्मक लाभ, मनोवैज्ञानिक लाभ और आपके सामाजिक लाभ। इनको थोड़ा सा याद रख लेना। अब देखिए इन उत्पादों का डिवाइडेशन यहाँ से शुरू हो गया है कि भाई उत्पाद जो उनको कितने भागों में बांटा गया। तो जो उत्पाद है उनको बांटने का एक अलग आधार रखा है, उनकी उपयोगिता के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है कि जिस उत्पाद की जिस प्रकार से उसको काम में लिया जाता है उसके आधार पर उसका क्या कर दिया जाता है, वर्गीकरण। तो उत्पाद के वर्गीकरण यानी कि उत्पाद का जो वर्गीकरण उसको 2 भागों में बांटा गया। अब 2 भागों में कौन कौन से हैं 2 भाग, जो उत्पाद है उसका एक तो है उपभोक्ता वस्तु और एक है औद्योगिक। ठीक है, यानी कि औद्योगिक उत्पाद यानी उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती है जिनको उपभोक्ता काम में लेता है, और औद्योगिक उत्पाद कौन से जो होते हैं जिनको औद्योगिक संस्थाओं में ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो उपभोक्ता तो डेली अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेता है, और औद्योगिक उत्पाद जैसे ये अपनी मशीनरी वगैरह होते हैं, ये कारखानों में ज़्यादा काम में ली जाती हैं। ठीक है, मशीनरी वगैरह सारी लगभग इसमें आ जाएगी। उपभोक्ता में उपभोग की जाने वाली वस्तु उनको शामिल कर देंगे। अब देखिए अपन एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। पहली जो आएगी वो अपनी आएगी उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, या इनको आप उत्पाद भी बोल सकते हो। वे उत्पाद जिन्हें अंतिम उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता अपनी निजी आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रय करता है, उपभोक्ता उत्पाद कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे उत्पाद जिनको एक उपयोगकर्ता है वो अपनी निजी आवश्यकताएं हैं, उनकी इच्छाएं उनकी पूरी करता है, तो उसके लिए उसको खरीदते हैं, तो आपकी किस में आ जाएंगी, उपभोक्ता उत्पाद में। जैसे भाई साबुन है ये, क्योंकि साबुन आपको डेली चाहिए, टूथपेस्ट है वो भी आपको डेली चाहिए, पंखा है वो भी डेली चाहिए। तो ये आपके लिए क्या हो गई, उपभोक्ता वस्तुएं हो गई। उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब होता है कि जिसको उपभोक्ता काम में लेगा, जिसका उपभोग करेगा, जिससे उसको कुछ न कुछ फायदा होगा, जिससे उसकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, उसकी आवश्यकता पूरी होगी, तो वो किस में आएंगे, आपके उपभोक्ता वस्तुओं में या उत्पाद में आ जाएंगे। अब इनका भी देखो अलग अलग वर्गीकरण किया गया। उपभोक्ता वस्तुओं में जैसे कौन कौन सी आ सकती हैं, पहला इसका जो वर्गीकरण उसमें क्रय क्रय करने में शर्म और टिकाऊ। तो क्रय करने में शर्म में कौन, जैसे सुविधा उत्पाद, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो तो कार्य के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट खरीद के लाते हो कि जैसे वो आपको कार्य करने में क्या है, आपको श्रम करने में सहायता देंगे। जैसे सुविधा उत्पाद आ जाएंगे उसमें क्रय उत्पाद आ जाएंगे, उसमें विशिष्ट उत्पाद आ जाएंगे। इनकी डिटेल चर्चा अपन आगे करेंगे डायग्राम के साथ, मतलब जो इमेज है उनके साथ। फिर टिकाऊ जो वस्तु है उनको भी आप क्रय करके लाते हो। टिकाऊ में जैसे गैर टिकाऊ आ जाएंगी, फिर टिकाऊ आ जाएंगी, फिर सेवाएँ आ जाएंगी। अब इनकी अपन डिटेल चर्चा करते हैं आगे। तो पहला अपना है क्रय करने में शर्म के आधार पर कौन कौन सी होती हैं। तो ये अपन ने देख ली कि ये 3 प्रकार की होती हैं। तो इसमें जो पहली आ रही है वो आ रही है सुविधा उत्पाद। सुविधा उत्पाद वे उपभोक्ता वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता बार बार खरीदता है, क्योंकि वो उसको क्या दे रही है, सुविधा देती है, बार बार उसको खरीदता है, तुरंत खरीदता है तथा बिना अधिक समय उस श्रम के खरीदता है। मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ज़्यादा श्रम नहीं करेगा, फटाफट खरीद के लाएगा। ठीक है, मतलब इसके लिए वो ज़्यादा सोचता नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, सुविधा उत्पाद। जैसे आइसक्रीम, अब आइसक्रीम जब खरीद के लाते हो तो वहाँ सोचते हो क्या कि हाँ आइसक्रीम खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, चाहिए कि नहीं चाहिए, बट वो इसकी आपको ज़रूरत हो तो आप फटाफट खरीद लोगे। जैसे दवाई, अब दवाइयों के लिए क्या सोचना, ठीक है, वो पर्ची अपने को बनाती डॉक्टर ने, फटाफट जाके खरीद के लेंगे। जैसे समाचार पत्र के लिए नहीं सोचते, जैसे स्टेशनरी है, स्टेशनरी का सामान है, टूथपेस्ट है, तो इनके बारे में क्या अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, बस सीधा जाते हैं और सीधा खरीद के लाते हैं। तो वो आपकी कौन सी होती हैं,
सुविधा उत्पाद, जो आपको क्या करती है, सुविधा देती है, यानी कि जिनको उपभोक्ता बार बार खरीदता है, मतलब उसकी बार बार उसको ज़रूरत पड़ती है और बार बार खरीदता है, तुरंत खरीदता है, बिना किसी अधिक समय व श्रम के खरीदता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वे उपभोक्ता वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता बार बार खरीदता है, तुरंत खरीदता है, बिना अधिक समय व श्रम के खरीदता है, तो वो किस में आएंगी, सुविधा उत्पाद में। ठीक है। इन उत्पादों का प्रति इकाई मूल्य कम होता तथा इन्हें थोड़ी मात्रा में खरीदा जाता है। इनका जो प्रति इकाई मूल्य है ना, वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि थोड़ा सा होता है। जैसे स्टेशनरी खरीद के लाते हो, आइसक्रीम खरीद के लाते हो, तो दवाई खरीद के लाते हो, जैसे समाचार पत्र है, इनका मतलब कम होता है, इनका मूल्य, प्रति इकाई का मूल्य क्या होता है, कम होता है। तो इन्हें थोड़ी मात्रा में खरीदा जाता है, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा खरीद के लाते हैं, ये नहीं कि एक साथ बहुत सारा खरीद के ले आए। तो जैसे कि कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, देखिए जैसे ये प्रोडक्ट अपन सारे इसमें देख सकते हैं। तो जैसे अपन सब्जी वगैरह खरीदते हैं, फल फ्रूट खरीदते हैं, कुछ अन्य जूस वगैरह अपन जैसे पीने के लिए जाते हैं, तो उनमें क्या अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो क्या अपने को सुविधा दे रहे हैं, सुविधा के अकॉर्डिंग अपन उनको खरीद लेते हैं। ठीक है, बार बार खरीदते हैं, तुरंत खरीदते हैं। और जैसे ये प्रोडक्ट रहे आपके, आप इनको भी शामिल कर, जैसे जैसे नमकीन है, चिप्स वगैरह है, टॉफ़ी है, ये सारी बिस्किट्स हैं, ये इसमें आ जाएंगे सारे के सारे प्रोडक्ट। ठीक है, ये अपन सोचते थोड़ी है फटाफट, हाँ भाई मेरे को ये चिप्स दे दो, ले आए, हाँ ये मेरे को ये टॉफ़ी दे दो, टॉफ़ी ले आए, तो इनमें आप क्या ज़्यादा नहीं सोचते, तो ये आपकी क्या सुविधा की वस्तुएं हैं। ओके, तो सुविधा की वस्तुओं में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुविधा की वस्तुएं कौन सी होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता बार बार खरीदता है, तुरंत खरीदता है, बिना अधिक समय व श्रम के खरीदता है। तो आपसे पूछ ले कि उपभोक्ता जिन्हें तुरंत खरीदता है, जल्दी खरीदता है, बिना श्रम व समय के खरीदता है, तो वो किस में आएंगे, आपकी सुविधा उत्पाद में। अब आपके आता है क्रय योग्य वस्तुएं। क्रय योग्य वस्तुएं कौन सी होती हैं, ऐसी वस्तुएं यानी ऐसे उत्पाद जो क्रय योग्य उत्पाद वे उत्पाद या वस्तुएं जिनके क्रय के लिए क्रेता अंतिम निर्णय लेने से पहले कई दुकानों पर जाकर उसकी गुणवत्ता, उसका मूल्य, उसकी बनावट, उसकी उपयोगिता आदि की तुलना में काफ़ी समय लगाता है। अब ये क्या है कि ये तो है नहीं कि रोज़ खरीदने होते हैं या फिर इनका मूल्य कम होता है तो ठीक है अपन फटाफट, जैसे अपने को चॉकलेट लानी है तो ठीक है 2 रुपये की ले आए, फटाफट ले आए, सोचना नहीं पड़ा। लेकिन ये थोड़ी है, कपड़े लाने जा रहे हो 2 रुपये के लिए, गहने लाने जा रहे हो 2 रुपये के लिए, फर्नीचर लाने जा रहे हो 2 रुपये का ले, रेडियो लेने जा रहे हो 2 रुपये का ले, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके लिए आपको क्या है कि थोड़ी अमाउंट ज़्यादा चुकानी पड़ती है, इनका भुगतान ज़्यादा करना पड़ता है। तो जो क्रय योग्य वस्तुएं होती हैं वो कौन सी होती है, जिनका आपको क्या है कि गुणवत्ता, मूल्य, बनावट, उपयोगिता के आधार पर आपको क्या उसमें समय देना पड़ता है। भाई जैसे ये नहीं कि आप एक शॉप से खरीद के चल पड़े, आप अलग अलग शॉपें उनकी क्वालिटी के बारे में पहले आप जानकारी लेते हो, उनके मूल्य के बारे में पता लगाते हो, उसकी बनावट के बारे में पता लगाते हो, उसकी उपयोगिता के बारे में पता लगाते हो, उसके बाद क्या आप खरीदते हो। अलग अलग शॉपें, जैसे अपन कपड़े खरीदने जाते हैं, गहने खरीदने जाते हैं, फर्नीचर खरीदने जाते हैं, रेडियो टेलीविज़न ये खरीदने जाते हैं, तो एक शॉप से नहीं खरीदते अपन कभी भी। जैसे पहली शॉप पे गए, वहाँ अपने को कपड़े पसंद नहीं है, कपड़े पसंद आ गए तो रेट पसंद नहीं है, रेट पसंद आ गई तो वहाँ का वो जो जिस तरीके से दे रहा है वो पसंद नहीं है, तो आप अपन क्या करते हैं उस शॉप से नहीं खरीदते, फिर दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे। कपड़े वगैरह गहने खरीदते हैं तो अपनी यानी 5 मिनट में खरीद के ले आए, क्योंकि सुबह से शाम भी हो जाती है, लाए सुबह से शाम कर दी 5 ड्रेस लेके आए, सुबह से शाम कर दी 2 गहने करवा के लाए, तो उनमें क्या है कि सुबह से शाम कर दी फर्नीचर खरीद के लाए, तो इनमें समय भी ज़्यादा लगता है और निर्णय लेना भी क्या इतना आसान नहीं होता है, और आपकी क्या अमाउंट भी इसमें ज़्यादा होती है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, ये अर्थ के आधार पर ही पता चल जाती है। तो क्रय योग्य मतलब आप जिनको क्रय करना चाहते हो, जो क्रय करने के योग्य तो है, लेकिन उनकी गुणवत्ता के बारे में, मूल्य, बनावट, उपयोगिता के बारे में आप पता लगाते हो, काफ़ी समय लगाते हो, तो वो आपकी किस में आ जाएंगे, क्रय योग्य वस्तु। क्रय योग्य जो वस्तु होती है उनमें समय ज़्यादा लगता है। फिर देखिए आगे बात करते हैं अपन, जैसे ये रहे एग्जाम्पल, आप इन एग्जाम्पल से याद रख सकते हो, काफ़ी एग्जाम्पल हैं, जैसे अपने वहाँ भी देख लिए, गहने हैं, कपड़े हैं, उसके अलावा जैसे फ्रिज है, पंखा है, टेलीविज़न है, ये कंप्यूटर है, आपका टेलीफोन है, कूलर है, एसी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट क्या इसमें आ जाएंगे। तो ये इनमें क्या है कि आपको ख़रीदने के लिए समय देना पड़ता है, समय देना पड़ेगा, और इनका मूल्य भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, बार बार इनको बदलवा नहीं सकते, और ये भी नहीं कि बस 5 मिनट में खरीदार आ गए। अब आता है अपना थर्ड जो उत्पाद आता है, उसमें अपन ने पढ़ लिया, पहला उत्पाद सुविधा उत्पाद, दूसरा क्रय के आधार पर उत्पाद आ गया, तीसरा विशिष्ट उत्पाद आ गए। तो विशिष्ट उत्पाद में कौन कौन से आएंगे, विशिष्ट उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जिनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जिनके कारण इनको विशेष रूप से खरीदना चाहते हैं, मतलब इनके कुछ न कुछ विशेष लक्षण होंगे और विशेष कारण से अपन उनको क्या खरीदना चाहते हैं। इनके ब्रांड को अत्यधिक पसंद करते था, इनके क्रेता भी बड़ी संख्या में होते हैं। इसका जो ब्रांड होता है वो भी क्या होता है, विशिष्ट उत्पाद है, तो विशिष्ट मतलब स्पेशल है, और ब्रांड भी क्या स्पेशल है, तथा इसके क्रेता भी क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में होते हैं। ऐसे उत्पादों को क्रय में क्रेता भी अधिक समय व श्रम लगने में
श्रम लगाने को तैयार रहता है। तो ऐसे जो उत्पाद होते हैं उनको क्रेता जो क्रय करने के लिए क्या करता है, ज़्यादा समय और श्रम लगाएगा, क्योंकि इनमें तो उनसे भी ज़्यादा, जैसे टेलीविज़न खरीदे उसमें ठीक है 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, लेकिन ये जो इनमें तो पूरा पूरा दिन लग जाएगा, मतलब इससे भी ज़्यादा दोगुना, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितना भी समय लग सकता है। तो ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे गाड़ी वगैरह लेके आते हैं, ये देखो आपकी गाड़ी, ठीक है। तो अब गाड़ी लेके आ रहे हो तो गाड़ी को ये तो है नहीं कि बस ठीक है हाँ देखिए खरीद ली, नहीं, आप उसके पास जाओगे, उसका पता लगाओगे, रेंज पता करोगे, ठीक है। तो एक दिन में नहीं खरीदी जाती, उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, समय ज़्यादा देना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, उसके बाद आप इसको खरीदते हो। तो ये क्या है कि विशिष्ट उत्पाद में आते हैं। और फिर इसके अलावा जैसे अपन दुर्लभ आकृतियाँ हैं, दुर्लभ आकृतियाँ भी इसमें आ जाएंगी। तो दुर्लभ कलाकृति ऐसी वस्तुओं की मांग बेलोच होती है। इनकी मांग क्या होती है, दुर्लभ कलाकृतियों की बेलोच, अर्थात यदि मूल्य में वृद्धि भी होते, बेलोच का मतलब क्या होता है कि चाहे मूल्य में कितनी भी वृद्धि हो जाए, उनको तो क्या है कि वस्तु खरीदनी है, ठीक है, मांग घटती नहीं है। मतलब सीधा सा कह रहा है कि चाहे मूल्य कितना ही बढ़ जाए उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो वो वस्तु खरीदनी है। तो दुर्लभ वस्तु, वैसे दुर्लभ क्या है कि जैसे, क्योंकि ऐसी जो प्रोडक्ट हैं, जैसे पुरानी कोई चीज़ है, कोई जैसे मूर्ति वगैरह मिल गई, कोई अन्य कोई चीज़ मिल गई, तो उसको क्या है कि लोग एक, या कोई जैसे आपका कोई बड़ा राइटर वगैरह होता है, क्रिकेटर होता है, या कोई महान हस्ती होती है, तो उसकी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या है कि दुर्लभ होती हैं, वो रोज़ रोज़ आसानी से मिलती नहीं है। तो वो क्या है कि चाहे मूल्य कितना ही चला जाए, वो उनको खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी मांग नहीं घटती है। तो देखिए जैसे दुर्लभ आकृति में ये, जैसी ये आकृति मिली, तो लोग ये कि प्राचीन अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई है, तो इसको खरीदने के लिए चाहे इसका मूल्य कुछ भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो इसको क्या करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। फिर आता है अपना 2 नंबर का। तो अपने तीनों यहाँ से हो गए मेरे हिसाब से, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक अपनाया था विशिष्ट उत्पाद, एक अपनाया क्रेता वाला, सॉरी क्रय वाला, और एक अपनाया सुविधा उत्पाद। तो सुविधा उत्पाद में तो ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता, तुरंत खरीद लेते हैं। और जो आपके क्रय वाले होते हैं, इनमें थोड़ा सा आपको क्या समय देना पड़ता है, क्रय योग्य जो वस्तु होती है उनमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है और थोड़ा श्रम भी लगता है, निर्णय भी थोड़ा पहले लेना पड़ता है। विशिष्ट उत्पाद होते हैं जिनको आप खरीदने के लिए क्या है, मतलब ज़्यादा समय लगाते हो और ज़्यादा श्रम लगाने के लिए तैयार रहते हो। और इसमें जैसे दुर्लभ कलाकृति वगैरह इसमें शामिल हो जाएंगी। तो दुर्लभ कलाकृतियाँ वगैरह होती हैं, इनकी मांग क्या होती है, बेलोच होती है, और फिर चाहे मूल्य कितना भी बढ़ जाए, इनको कोई मतलब नहीं, मांग तो उतनी की उतनी ही रहेगी। अब सेकेंड नंबर का जो पार्ट था अपना उत्पाद वाले में, उसमें आता है कि उत्पाद का टिकाऊपन। अब टिकाऊपन के आधार पर भी वस्तुओं को अलग अलग बांटा है। तो उत्पादों का टिकाऊपन क्या होता है कि टिकाऊपन के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। यानी कि टिकाऊपन के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। सॉरी 1 मिनट, क्या दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, बीच में को मैसेज आ गया, ठीक है, वो क्लीन वाला थोड़ा सा चेंज किया। चलिए, उत्पादों का टिकाऊपन। उत्पादों के टिकाऊपन में क्या आता है कि वस्तु टिकाऊपन के आधार पर भी डिवाइड है। तो टिकाऊपन के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। 3 वर्ग कौन कौन से, जिसमें टिकाऊ है, गैर टिकाऊ है और सेवा है। मतलब टिकाऊ आ जाएगी, गैर टिकाऊ आ जाएगी और सेवा आ जाएगी, ठीक है। तो अब इनकी अपन डिटेल चर्चा करते हैं कि उत्पाद की। तो इसमें देखिए पहला है गैर टिकाऊ पर चर्चा करते हैं। गैर टिकाऊ कौन से होते हैं, गैर टिकाऊ ऐसे उपभोक्ता उत्पाद जिनका उपयोग एक बार अथवा कुछ ही बार में हो। मतलब जिसका उपयोग, गैर टिकाऊ का मतलब है कि वो एक बार ही काम में ली जाएगी, दोबारा आप उसको काम में नहीं ले, अथवा कुछ ही बार में हो जाता है, गैर टिकाऊ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे टूथपेस्ट है या आपका डिटर्जेंट है, तो ये क्या है, गैर टिकाऊ है। क्यों, क्योंकि आप इनको एक बार या कुछ बार में आप इनको क्या करते हो, काम में लेते हो और फिर ये फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी किस में आ जाएंगे, जैसे ये मान लो कि डेली यूज़ की जितनी सारी चीज़ें वो गैर टिकाऊ में आ जाएंगी। अपन छोटे मोटे जो प्रोडक्ट है सुबह से लेकर शाम तक जो काम में लेते रहते हैं वो गैर टिकाऊ में आ जाएंगे। देखिए इसमें ये आ रहे हैं, वो नीचे एग्जांपल से समझ लो। जैसे ये अपनी ये आ गया, ये हर्बल वाला, ठीक है, टूथपेस्ट आ गया। और इसमें जैसे हैंड वॉश वगैरह लेके आते हैं, ये सर वगैरह लेके आते हैं, साबुन वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट इसमें आ जाएंगे, ओके।
अब देखिए आगे चलते हैं, विपणन की दृष्टि से इन उत्पादों पर लाभ कम मिलता है, क्योंकि जैसे ये टूथपेस्ट वगैरह होते हैं या जैसे डिटर्जेंट होता है, सर्फ वगैरह होता है, साबुन होते हैं, हैंड वॉश होता है, इन पे क्या होता है कि जो विपणन करने वाले होते हैं, जो सेलर होता है, उनको लाभ कम मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो ठीक है रोज़ खरीदते हैं रोज़ बेचते हैं तो इतना नहीं रहता, तो इनमें क्या होता है कम मिलता है। इन्हें अधिकाधिक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है इनकी रोज़ डिमांड रहती है, लगभग डिमांड इनकी रहती है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर उपलब्ध कराया जाता था। इनका भारी विज्ञापन करना पड़ता है और इनका एडवर्टाइजमेंट भी आप देखते हो ना, जैसे टीवी पे अपन देख रहे हैं कहीं भी देख रहे हो तो ज़्यादा सर्फ को इतने सर्फ के ऐड आएंगे और इतने सारे उसके अपने हैंड वॉश केयर, साबुन केयर, नहाने के साबुन केयर, कपड़े धोने के अलग अलग प्रकार के आइटम के ज़्यादा मतलब ऐड आते हैं, तो इन पर क्या होता है भारी विज्ञापन भी करना पड़ता है। और फिर आपका सेकंड नंबर का आता है टिकाऊ उत्पाद। टिकाऊ उत्पाद कैसे होते हैं भाई, जिनको मतलब आपको क्या रोज़ रोज़ नहीं खरीदना पड़ेगा, बार बार नहीं खरीदना पड़ता, बस एक बार खरीद लिया बात खत्म, मतलब वो कई सालों तक आपको सहायता देंगे, कई सालों तक आपके लिए उपयोगी होंगी। जैसे सभी मूर्त उपभोक्ता उत्पाद जिनको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे टिकाऊ उत्पाद कहलाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, भाई ये याद रख लो, ऐसे याद नहीं रहता है। तो मतलब टिकाऊ का मतलब एक 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 जगह टिका रहे, मतलब एक जगह से हिले नहीं। गैर टिकाऊ का मतलब टिकेगा नहीं, थोड़े दिन चलेगा फिर उसके बाद में उसको लाना पड़ेगा। जैसे सर्फ लेके आते हो आप 20 रुपये का, महीने भर चल जाएगा, महीने बाद वापस लाना पड़ेगा, 10 दिन चल जाएगा, 15 दिन बाद वापस लाना पड़ेगा। तो वो क्या है कि बार बार खरीदने पड़ेंगे। लेकिन ये क्या है कि एक बार खरीद लिया तो मान लो कि 5-10 साल की गई, तो इसमें ये क्या टिके हुए रहते हैं, ये इधर उधर नहीं जाते हैं। तो कौन कौन से टिके, जैसे रेफ्रिजरेटर टिका हुआ रहता है, रेडियो टिका हुआ रहता है, साइकिल टिकी हुई रहती है, सिलाई मशीन टिकी रहती है, रसोई उपकरण टिके हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स होते हैं, मतलब टिकाऊ का आप बोल सकते हो कि फिक्स है, इनको बार बार आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये इसमें सारे आ जाएंगे, आप जितने भी ये प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, वॉशिंग मशीन है, ओवन है, आपका रेफ्रिजरेटर है, ब्लेंडर है, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये फिक्स हैं, इनको बार बार नहीं खरीदना पड़ता, ठीक है। ये जैसे आपके वॉशिंग मशीन वगैरह, ओवन वगैरह, रेफ्रिजरेटर है, ब्लेंडर है, मिक्सी है, केटल है, आयरन है और आपका पंखा वगैरह है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, टिकाऊ में। ये काफ़ी प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, कॉफ़ी मशीन है, टेलीविज़न है, प्रेशर कुकर है, ये देखिए ये भी सारे क्या टिकाऊ में आते हैं। ऊपर ऊपर भी पड़े अपने, जैसे फ्रिज है आपका, पंखे हैं, ये सारे के सारे कूलर वगैरह है, टेलीफोन वगैरह है, तो उनको बार बार नहीं खरीदना पड़ता। ओके, तो ये आपके सारी किस्में आगे टिकाऊ में। अब इसका जो लास्ट आता है वो आता है सेवाएं। सेवाएं यानी सर्विसेज। सेवाएं क्या होती है, अमूर्त होती हैं। क्या होती हैं भाई, वस्तुएं होती हैं वो तो क्या होती है, मूर्त होती है, मतलब अपन उनको देख भी सकते हैं, अपन छू भी सकते हैं। और सेवाएं क्या होती है, सर्विसेज अमूर्त होती हैं, जिनको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर है वो सेवा देता है, ठीक है, तो वो अपने को कोई प्रोडक्ट थोड़ी सेल कर रहा है, वो अपना इलाज करता है, तो वो अपनी क्या है, सेवा है, सेवा में उसमें। जैसे टेलीफोन है, टेलीफोन पे टेलीफोन वैसे तो वैसे वस्तु है, लेकिन उस पर जो बातचीत अपनी हो रही है वो भी क्या एक सेवा का माध्यम है, ठीक है। तो ये सारी की सारी किस्में, ये कैसी सेवाएं हैं, अमूर्त होती हैं। सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं, लाभ अथवा संतुष्टि से जिनकी बिक्री की जा सकती है, जैसे ड्राई क्लीन करना। ड्राई क्लीन करना भी क्या एक सेवा है, ड्राई क्लीन वगैरह अपन करवाते हैं ना कपड़ों पे, तो वो भी आपकी क्या सेवा में आती है। जो भी सेवा एक्स्ट्रा वगैरह ये जो सेलर वगैरह होते हैं उनके द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो ड्राई क्लीन में क्या आ जाएगी, आपकी सेवा शामिल हो जाएगी। देखिए आगे बात करते हैं और कौन कौन सी सेवाएं होती है। घड़ी की मरम्मत है, वो भी आपकी क्या है, सेवा है। घड़ी की जो मरम्मत वगैरह करते हैं वो भी किस में शामिल होती है, सेवा में शामिल हो जाती है। डॉक्टर कोई भाई दे रहा है अपने को कोई फैसिलिटी दे रहा है, तो वो भी किस में शामिल है, सेवा में शामिल है। वकील अपने को कोई सेवा दे रहा है, वो भी सेवा में शामिल है। तो जैसे ड्राई क्लीन करना है, घड़ी मरम्मत करना है, बाल काटना है, हालांकि आप ये सोचो कि ये सेवा में कैसे आ रहे हैं, वो पैसे तो लेते हैं, हालांकि वो पैसा तो लेते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिफल तो वो ज़रूर लेते हैं, लेकिन ये आते किस में, सेवाओं में आते हैं। तो घड़ी मरम्मत है, बाल काटना है, डाक सेवा है, डॉक्टर है, आर्किटेक्टर है, वकील है, ये सारे के सारे किस में शामिल होंगे, अपने सेवाओं में। ओके, अब सेवाओं से रिलेटेड आप यहाँ पे देखो डायग्राम देख लो, जैसे ये डॉक्टर वगैरह की सर्विसेज हैं, जैसे एटीएम की अपने को सर्विसेज वगैरह मिलती है, ठीक है। ये देखिए ये सर्विसेज में आ जाएंगी सारी, ये अपने डिश वगैरह लगाते हैं, ये अपनी सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज तो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों।
ये दोस्तों अपना आज का वीडियो हो गया पूरा और कंप्लीट था आज का अपना जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है। उत्पाद मिश्र वाला पढ़ा है, एक तो अपन मार्केटिंग मिक्स वाला पढ़ा है। उसमें अपन ने 4 पढ़े थे। 4 में जैसे अपन किस किस की बात करेंगे 4 में, तो एक अपना पहला आ जाएगा प्रोडक्ट, दूसरा अपना आ जाएगा प्राइस, तीसरा आ जाएगा पेलेस और चौथा क्या आ जाएगा प्रमोशन। और फिर इन उत्पाद की अपन ने डिटेल से चर्चा की थी। एक बार वापस से मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ मोटा मोटा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, क्योंकि बुक में तो डिटेल दे रखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल दे रखा है और उसको पढ़ने के लिए अपने को टाइम चाहिए। इतना टाइम अपने पास है नहीं अभी। ये देखिए मार्केटिंग का आपने यहाँ से शुरू किया था। विपणन मिश्र में अपने उत्पाद है, मूल्य है, स्थान है, परिवर्तन है, इनको शामिल किया। फिर इसमें क्या क्या आते हैं उनको शामिल किया। फिर उत्पाद के बारे में अपने डिटेल से पढ़ा कि उत्पाद में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर मूल्य के बारे में पढ़ा, फिर अपने स्थान के बारे में, फिर परिवर्तन के बारे में, और उसके बाद में अपन ने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट उत्पाद की फुल डिटेल अपने यहाँ से पढ़े, यानी इसका वर्गीकरण। और जो क्रय अपन वस्तु खरीद के लाते हैं उसमें से अपन कितने तरीके का लाभ प्राप्त करते हैं, तो कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। और फिर यहाँ से उत्पादों का अपना वर्गीकरण आया था ना। तो वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया था, एक तो उपभोक्ता वस्तुएं और औद्योगिक उत्पाद। तो उपभोक्ता वस्तुएं तो अपन ने पढ़ लिए, और औद्योगिक उत्पाद है ना वो अपना नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तो आज अपने सिर्फ उपभोक्ता वस्तुएं पढ़ी है। तो आपसे पूछ लेगी भी उत्पाद को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में, एक तो उपभोक्ता वस्तुएं और एक औद्योगिक उत्पाद, ठीक है। फिर जो उत्पाद ये उपभोक्ता वस्तु इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में, एक तो क्रय करने में श्रम के आधार पर, एक टिकाऊ के आधार पर। तो क्रय करने में श्रम के आधार, सुविधा उत्पाद, क्रय उत्पाद। सुविधा उत्पाद में कौन से आएंगे, वे उत्पाद आएंगे जिनको अपन क्या तुरंत खरीदते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, और छोटी इनकी जो मात्रा होती है वो कम होती है, मतलब इनका जो मूल्य होता है वो कम होता है, ठीक है। तो सुविधा उत्पाद में जैसे कोई आइसक्रीम है, कोई बिस्किट है, कोई चॉकलेट है। और क्रय उत्पाद में वो आते हैं जिनको अपन थोड़ा सा क्या क्रय करने के लिए थोड़ा सा समय लगाते हैं, उनकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा होती है, श्रम भी लगता है। तो जैसे अपन कपड़े वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह, फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं। विशिष्ट उत्पाद में भी उत्पाद आ जाएंगे जिनको खरीदने के लिए आप ज़्यादा श्रम, ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, चाहे उसकी मतलब जो प्राइस हो कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन उसकी डिमांड हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। जैसे दुर्लभ आकृतियाँ होती हैं तो उनकी मांग बेलोच होती है, उनकी चाहे कितनी भी प्राइस बढ़ जाए लेकिन उनकी मांग तो उतनी बनी रहेगी। और फिर अपने टिकाऊपन में बात की तो टिकाऊ वाली जो वस्तुएं थी उसमें गैर टिकाऊ थी। गैर टिकाऊ में मतलब जैसे साबुन है, हैंड वॉश है, डिटर्जेंट है, कोलगेट है, ये तो सारी के सारे उसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े से समय के लिए होते हैं, उनको बार बार परचेज करना पड़ता है। थोड़े समय बाद मान लो कि परचेज करना पड़ता है। टिकाऊ में मतलब उनको एक बार खरीद लिया फिर अपने को काफ़ी टाइम बाद नहीं खरीदने पड़ते। जैसे अपन जो भी घरेलू उपकरण लेके आते हैं, जैसे पंखा है, फर्नीचर है, वॉशिंग मशीन है, वेव है, कुकर है, ठीक है, ये सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। और सेवाओं में आपने देख ली भी, जो डॉक्टर की सेवा है, घड़ी मरम्मत की सेवा है, या अन्य प्रकार की वस्तुओं से संबंधित कोई मरम्मत की जाती है, डॉक्टर की सेवा है, वकील की सेवा है, तो ये सारी सेवाओं में शामिल हो जाएंगी। ये अपने यहाँ से डिटेल इनकी चर्चा कर ली, और आप इनको डायग्राम से आराम से समझ सकते हो। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सोचती हूँ कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर उसको डायग्राम के साथ समझते हैं तो फिर उसको क्या अपने को रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने को याद रखना है कि भाई छोटे मोटे जो प्रोडक्ट हैं खाने पीने के वो तो उसमें आ जाएंगे अपने, ठीक है। वो भुगता वाली मेरी ये रेफ्रिजरेटर वगैरह आ रही है उसमें आ जाएंगे। क्रय वाले मेरी ये विशिष्ट उत्पाद में जैसे बड़ी गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, दुर्लभ अपनी वस्तुएं होती है। विशिष्ट उत्पादों में टिकाऊ में जैसे टूथपेस्ट वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह, साबुन वगैरह, हैंड वॉश वगैरह, इसमें आ जाएंगे। गैर टिकाऊ में वो टिकाऊ में आ जाएंगे। पंखे वगैरह सेवाओं में बता ही दिया आपको, ठीक है दोस्तों। ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।